बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फिज़िक्स में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर का नाम है हीट। अब तक आपने जो जो चीज़ें स्टडी कर ली वो ये है कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने एक एक प्रॉपर्टी समझी थी जी, थर्मल एक्सपेंशन की, कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। इसकी फिर दो टाइप्स होती हैं, एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। ये दोनों क्या होती हैं, इनके जो रिलेशंस होते हैं, इनके जो इक्वेशंस होती है वो हमने बनाई। और फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की थी जी, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। उसके बाद हमने ये जो थर्मल एक्सपेंशन है, इस प्रिंसिपल, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एक इंस्ट्रूमेंट कह लें आप, एक डिवाइस कह लें, हमने बनाई हुई है बाईमेटेलिक स्ट्रिप। हमने वो देखा कि वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्या होती है और फिर हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फायर अलार्म में, थर्मोस्टेट में वगैरह। यहाँ थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक भी हमारा वाइंड अप हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑनवर्ड। अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है जी हीट चैप्टर में से, वो एक जी गैस लॉस, गैस के लॉ। आपने पढ़ा है जी कि मैटर में हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनमें से गैस एक ऐसी स्टेट होती है जिसका ना वॉल्यूम और ना ही शेप, दोनों, ये दोनों चीज़ें यानी कि वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होती। इसका वॉल्यूम भी चेंज कर जाता है और इसका जो है शेप भी तब्दील हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो गैस होती हैं, इनमें तीन ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन सी तीन जी? आपके सामने लिखी हुई है, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। एक गैस का वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में बड़ा इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है। मिसाल के तौर पे अगर आप वॉल्यूम में, एक गैस के वॉल्यूम में छेड़खानी करें, आप उसके वॉल्यूम में तब्दीली करें, तो ना सिर्फ प्रेशर पे फर्क पड़ेगा बल्कि टेम्परेचर पे भी पड़ेगा। दोनों से लिंक करता है। इसी तरीके से आप प्रेशर में तब्दीली करेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर पे आप चेंजिंग करेंगे तो वॉल्यूम और प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होते हैं एक गैस के, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे पर रिलेट कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ डायरेक्टली होती हैं, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फिर क्या किया जी, फिर इन तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान क्या ताल्लुक होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, इनको कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया। कुछ साइंटिस्ट ने तो इनको स्टडी किया और स्टडी करके जो अपनी फाइंडिंग्स निकाली, उनको लॉस की शक्ल दी। और उन तमाम लॉस को हम कलेक्टिवली कहते हैं गैस लॉ। ठीक है। अब इनमें से मिसाल के तौर पे एक था जी रॉबर्ट बोयल। रॉबर्ट बोयल ने वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी किया कि एक गैस का वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान कैसा ताल्लुक होता है, डायरेक्टली या इनवर्सली। वो हो गया बोयल्स लॉ। फिर इसी तरीके से एक साइंटिस्ट आए थे, चार्ल्स। उसने वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी किया, ये हो गया जी चार्ल्स लॉ। इस तरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है, इसको स्टडी किया था। एंड दे फॉर्म सम लॉज। इन्होंने कुछ लॉज बनाए फिर इस स्टडी करने के बाद, और उन तमाम लॉज को आप गैस लॉज कहते हैं। हमने सारे लॉज नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ तीन लॉज पढ़ने, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। तो अब हम उसमें से पहला लॉ देखते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ, ठीक है जी। बोयल्स लॉ हमारे पास आता है जी। सबसे पहले हम बोयल्स लॉ को देखते हैं कि ये बोयल्स लॉ क्या है और किसने किया जी इसको। इस लॉ को फॉर्मुलेट किस शख्स ने किया। तो ये जो बोयल्स लॉ है, इस लॉ को किस शख्स ने जी स्टडी किया, सबसे पहले नहीं, इस लॉ को जिस शख्स ने पेश किया जी, वो है जी रॉबर्ट बोयल। रॉबर्ट बोयल ने इसको स्टडी किया। इस लॉ में है क्या एक्चुअली, दिस लॉ टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस। देखो ऑफ लिख दिया एंड की जगह, वॉल्यूम एंड प्रेशर। इस लॉ के जरिए रॉबर्ट बोयल ने दर हकीकत, एक तो रॉबर्ट बोयल ने ये लॉ पेश किया हुआ है, उसके बाद रॉबर्ट बोयल ने इस लॉ में करा क्या है, असल में इसने इस लॉ में वॉल्यूम और एक गैस का जो प्रेशर होता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी। इसने ढूंढ निकाला इस लॉ के जरिए कि जी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक होता है। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने आपको कहा है कि अगर आप वॉल्यूम में चेंजिंग करोगे तो खाली प्रेशर पे नहीं, टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है।
टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसने क्या किया जी, तीसरी क्वांटिटी को फिक्स कर दिया, कांस्टेंट, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर फिक्स है। तो अब अगर वॉल्यूम में तब्दीली करोगे तो उसका सारा इम्पैक्ट प्रेशर पे जाएगा, जिससे स्टडी करना आसान हो जाता है। तो जब इसने टेम्परेचर को किया कांस्टेंट, एक गैस का टेम्परेचर जो है उसने कर दिया फिक्स, टेम्परेचर को चेंज नहीं करता। अब जब वॉल्यूम को ये चेंज करता है तो वो क्या ऑब्जर्व करता है जी, कि अगर ये गैस के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है तो उसका प्रेशर कम हो रहा है, या अगर वॉल्यूम को कम कर रहा है तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो सपोज करें जी, ये एक कंटेनर है और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है जी। आपने देखा पिस्टन के ज़रिए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, और अंदर जो है वो एक गैस भर रखी है, अंदर एक गैस है। अब इस गैस ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी है इसको आप कहोगे वॉल्यूम, और पिस्टन पर आप जो फोर्स लगा रहे होगे उस फोर्स से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उससे आप कहोगे पी। याद रखिएगा टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ताकि टेम्परेचर फिक्स है इसका मतलब है आप जो भी चेंजिंग करोगे वो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ही रहेगा, टेम्परेचर का मामला नहीं है। टेम्परेचर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो आउट। अच्छा, अब आप जरा ऑब्जर्व करो, अगर आपने इस प्रेशर को इंक्रीज किया, आप प्रेशर इंक्रीज कैसे करोगे जी, पिस्टन को दबा के, पिस्टन पे फोर्स लगाओगे आप इस प्रेशर को इंक्रीज करो जी। प्रेशर आप जानते हैं फोर्स की वजह से पैदा होता है, तो आप क्या करोगे, फोर्स मजीद अप्लाई करो। आप जब फोर्स मजीद अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा जी, इस पिस्टन पे प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा और पिस्टन ऐसे अंदर की तरफ दब जाएगा। ठीक है जी, ये आपने क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज किया है, प्रेशर आपने इंक्रीज किया। ज़रा वॉल्यूम का देखें क्या हुआ है, वॉल्यूम कम हो गया। देखें कम जगह घेर रहा है, पहले कितनी जगह घेर रहा था, गैस इतनी जगह घेर रहा था, अब कितनी जगह घेर रहा है, कम हो गया। क्या ऑब्जर्व किया आपने, कि अगर आप पिस्टन पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से पिस्टन और अंदर की तरफ मूव करता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल रिड्यूस। तो फिर प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है। इसी तरीके से ज़रा इसको उल्टा स्टडी कर लो, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो कैसे बढ़ा सकते हो, आप प्रेशर को थोड़ा, आप पिस्टन को थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, यानी उस पर से प्रेशर कम कर दो, पिस्टन ईजिली मूव हो जाएगा। तो आपने वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर क्या हो रहा है, कम। इनवर्सली रिलेटेड, दैट इज द बोयल्स लॉ। तो बोयल लॉ क्या है जी, कि रॉबर्ट बोयल ने टेम्परेचर को गैस के फिक्स करके वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी किया, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको ढूंढा। क्या ऑब्जर्व करते हैं जी हम भी, चाहे रॉबर्ट बॉयल हो चाहे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम एक गैस के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। यानी एक चीज़ बढ़ा रहे हो दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसको आप कहते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दैट इज द बॉयल्स लॉ कि जी वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली proportional to its pressure, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बट एक कंडीशन ज़रूर है, क्या, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर आप फिक्स करके रखें वो तब ये मामला होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर फिक्स नहीं रखा हुआ तो फिर जाहिर बात है वॉल्यूम की वजह से प्रेशर पे तो इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिससे ये रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो इसलिए टेम्परेचर आपको कांस्टेंट करना है। तो ये बोयल्स लॉ है। बोयल्स लॉ क्या है जी, एक लॉ है जो रॉबर्ट बोयल ने पेश किया, और इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर देते हो तो फिर अगर आप उस गैस के वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होता है, या वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर बढ़ता है। यानी वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस लॉ को आप कहते हो बोयल्स लॉ, और इस लॉ की मदद से आपको गैस का जो दो फिजिकल क्वांटिटी है, प्रेशर और वॉल्यूम, उनके दरमियान रिलेशनशिप पता चला। अब हम इससे ज़रा इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो रॉबर्ट बोयल्स के मुताबिक अगर V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, तो V वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसे आप डिनोट करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, बहुत सारी इक्वेशन बना चुके हैं आप, आपको पता है जी कि ये अल्फा साइन और अगली क्वांटिटी को आप रेसिप्रोकल कर दो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपके पास रॉबर्ट बोयल्स की स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करें, इज इक्वल्स टू लाएँ, तो फिर आप कांस्टेंट लिखते हैं और नीचे आ जाएगा P, और ये P डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है,
ये आपके पास रॉबर्ट बोयल की स्टेटमेंट होती है कि प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो तो एक फिक्स वैल्यू आती है जिसको आप कहते हो कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट होता है, एक गैस का ये कांस्टेंट वैल्यू फिक्स होती है, भले आपका प्रेशर जो है किसी टाइम का है या वॉल्यूम किस टाइम का है और आपने थोड़ी देर बाद की कंडीशन लिया, तब भी ये कांस्टेंट वैल्यू सेम है। मिसाल के तौर पे इस वक्त पहले इस मामले में इसका वॉल्यूम था 1 और प्रेशर था 1, ये इसका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम था। तो प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आना चाहिए? कांस्टेंट। हर गैस का फिक्स होता है। इसी तरह अब आपने इसके वॉल्यूम को कम कर दिया, वॉल्यूम कितना हो गया? V2, प्रेशर कितना है? P2। अब भी आप अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकालोगे तो वो भी फिक्स होगा, क्योंकि गैस के हिसाब से होता है, हर गैस का K का वैल्यू फिक्स होता है। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका फाइनल कंडीशन में प्रेशर वॉल्यूम है, वो भी कांस्टेंट है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप मिला लें तो ये क्या हो जाएगा? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये आपके पास रॉबर्ट बोयल की दूसरी स्टेटमेंट आ गई। ये आपके पास है पहला लॉ, बोयल्स लॉ। तो ज़रा इसको दोबारा रिपीट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोयल्स लॉ क्या है जी? रॉबर्ट बोयल्स की तरफ से पेश किया जा एक लॉ है। इस लॉ के अंदर रॉबर्ट बोयल ने गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या ताल्लुक होता है ये बताया आपको। रॉबर्ट बोयल के इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो फिर उस गैस का जो वॉल्यूम है और प्रेशर है वो इन्वर्सली रिलेट होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, या वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इससे आपने जो रॉबर्ट बोयल के इस लॉ से जो आपने स्टेटमेंट बनाई वो ये है कि जी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर आप एक गैस का प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो एक फिक्स वैल्यू आती है। और जो दूसरी इक्वेशन बनाई आपने वो क्या है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आते हैं जी आगे दूसरे लॉ की तरफ। एक लॉ तो ये हो गया बोयल्स लॉ, दूसरा लॉ हमारे पास कहलाता है चार्ल्स लॉ। ये जैक्वस चार्ल्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने पेश किया है चार्ल्स लॉ। किसने पेश किया जी इस लॉ को? जैक्वस चार्ल्स। अब जैक्वस चार्ल्स ने इस लॉ के जरिए हमें बताया कि एक गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप है। वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी किया उसने। जाहिर बात है जो तीसरी क्वांटिटी है प्रेशर, उसको उसने कर दिया फिक्स ताकि उसका कोई असर ना आए। तो जैक्वस चार्ल्स ने गैस के टेम्परेचर और वॉल्यूम को स्टडी किया, ठीक है जी, और देखा जी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है। तो सीधी सी बात है जी, हमने अभी पढ़ा भी है पिछले टॉपिक के अंदर थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन में हमने देखा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसका साइज इंक्रीज होता है। हमने पढ़ा है ना थर्मल एक्सपेंशन, चेंज इन साइज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो साइज इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कम कर दोगे तो साइज डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस कंडीशन क्या है? प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर प्रोवाइडेड क्या हो जी? मामला क्या हो? प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर आप प्रेशर को फिक्स नहीं करोगे तो आपको अभी पढ़ा है आपने बोयल्स लॉ में कि वॉल्यूम और प्रेशर का भी ताल्लुक है। तो फिर कुछ वॉल्यूम जो है वो आपको प्रेशर की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, आपका टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं जा रहा होगा। प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट, ये आपके पास कहलाता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या है जी कि आपके पास जो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक कंटेनर है और इसमें आपने ये गैस भर रखी है, इसका वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1। अब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, आपने टेम्परेचर कर दिया T2, क्या करा है आपने? टेम्परेचर इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, नया वॉल्यूम होगा V2। ये है चार्ल्स लॉ कि अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसकी भी हम इक्वेशन बना लेते हैं जी कि चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आ गया मल्टीप्लाई बाय टी। टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वी डिवाइडेड बाय टी जो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट है। ये चार्ल्स लॉ की पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप इन दोनों स्टेट्स पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम है V1, इनिशियल टेम्परेचर है T1। तो अगर आप V1 को अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करें तो कांस्टेंट वैल्यू आती है, फिक्स होती है। इसी तरह अब जो बाद में वॉल्यूम आ रहा है उसको आप डिवाइड कर दें फाइनल टेम्परेचर से, तब भी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, फिक्स होता है, क्योंकि ये के की वैल्यू हर गैस का फिक्स होता है, भले कोई सी भी स्टेट हो। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो लेफ्ट लेफ्ट दोनों का बराबर, राइट राइट भी बराबर हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। यह आपके पास चार्ल्स की दूसरी स्टेटमेंट या दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दो लॉ हो जाते हैं। तो चार्ल्स लॉ क्या है, जैक्वस चार्ल्स ने पेश किया। इस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंडीशन क्या है, आपने गैस के प्रेशर को फिक्स करना है। आप गैस के प्रेशर को फिक्स कर दो तो फिर आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, V अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब आते हैं तीसरे लॉ की तरफ। तीसरा लॉ कहलाता है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, इसको पेश किया था जी एवोगाड्रो नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने आपके जो गैस वगैरह होती है इनके मोल्स पर भी काफ़ी रिसर्च की है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, उसने ये लॉ पेश किया। अच्छा, इसमें इसने क्या है जी, ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ है कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है गैस का, वॉल्यूम ऑफ आ गैस इज डायरेक्टली proportional to number of moles, directly proportional to number of moles। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जी, ये जो मोल्स होता है इससे मुराद होता है कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस की तादाद, मिकदार। ठीक है, ये जो आपकी गैसेस होती है इनको मेजर करने के लिए, जैसे वजन नापने के लिए आपके पास किलोग्राम का यूनिट होता है, तो इनकी क्वांटिटी कितनी होती है गैस की, सॉलिड की, लिक्विड की, खास करके गैस की क्वांटिटी नापने के लिए हम एक और यूनिट, एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको आप कहते हो मोल। और केमिस्ट्री ही आपको बताती है कि मोल से मुराद होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। उसके मास को आप मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आता है वो मोल होता है। बहरहाल ये केमिस्ट्री का टर्म है, केमिस्ट्री में आप समझिएगा इसको सुकून से, या मैं किसी दिन समझा दूंगा आपको। अभी मैं मोल पे पढ़ूंगा तो एक अलग चीज़ चली जाएगी। तो बस अभी सिंप्लिसिटी के लिए मोल से मुराद ये जहन में रख लो कि मोल से मुराद होता है कोई चीज़ कितनी है, उसका अमाउंट कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इतनी बड़ी चीज़ है, इसका मोल कम हो गया, ये बड़ा साइज़ है, देखो बड़ी ज़्यादा है ना ये चीज़, इसका मोल ज़्यादा है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मोल कम है क्योंकि इसके अंदर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कम है। और इस ऑब्जेक्ट में आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है, ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा मोल है। या दूसरी टर्म में कहें कि अगर आपके पास एक मिसाल के तौर पे 10 किलो आटा है और एक आपके पास जो है जी 100 किलो आटा है। अब इसमें आपके पास सब्सटेंस कम है, इसके मोल्स कम होंगे। इसमें सब्सटेंस ज़्यादा है तो इसमें मोल्स ज़्यादा होंगे। तो सीधी सी बात कि मोल्स क्या होता है जी, आपके पास एक ऑब्जेक्ट या गैस, जैसे हमारे पास यहाँ गैसेस हैं, तो गैस का अमाउंट मोल कहलाता है। अच्छा, अब एवोगाड्रो साहब क्या कहते थे जी अपने लॉ के अंदर, जिसको आप कहते हो एवोगाड्रोस लॉ, कि एवोगाड्रो कहते थे कि जो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल से। यानी अगर ऑब्जेक्ट का मोल ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मोल्स कम होंगे तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो ये बात तो सीधी सी बात है, क्योंकि मोल्स ज़्यादा का मतलब है उसमें सब्सटेंस ज़्यादा है, ज़्यादा जगह घेरेगा। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जी यही 10 किलो आटा है, अब इसमें कम मोल है, कम जगह घेर रहा है, वॉल्यूम कम। या आपके पास 100 किलो आटा है, अब इसमें मोल ज़्यादा हो गए, वज़न ज़्यादा तो मोल्स भी ज़्यादा। अब मोल ज़्यादा है तो 100 किलो आटा और ज़्यादा जगह घेरेगा, वॉल्यूम देखो बढ़ गया। तो मोल्स और वॉल्यूम में डायरेक्टली रिलेशन पाया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ होता है, इसलिए इसको अक्सर लोग पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, तो इसकी रिलेशनशिप हम बनाएंगे नहीं, इसका बस हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तीन लॉ हो गए,
ये 3 लॉ गैस लॉज हो गए। अब ज़रा थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर इसके इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हम एक इक्वेशन बनाएंगे। पहला लॉ है जी रॉबर्ट बोयल्स का बोयल्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गैस के टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो फिर उसका वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोयल्स लॉ की जो इक्वेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू के। दूसरा लॉ है जी चार्ल्स लॉ। जैकबस चार्ल्स ने ये प्रेजेंट किया आपको। इस लॉ के मुताबिक अगर आप एक गैस के प्रेशर को फिक्स कर दो तो फिर उस गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी इक्वेशन क्या है जी वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। जबकि तीसरा लॉ है एवोगाड्रोस लॉ। इस लॉ के मुताबिक एक ऑब्जेक्ट का जो मोल होता है और वॉल्यूम होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मोल होगा गैस का उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अब हम क्या करते हैं जी इन तीनों लॉ को मिला के एक जर्नल इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को हम कहते हैं जर्नल गैस इक्वेशन। जर्नल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है जी? आपने अभी देखा थी 3 लॉ देखे। पहला लॉ क्या है? बोयल्स लॉ। और बोयल्स लॉ की इक्वेशन क्या आती है? पी वी इज इक्वल टू के। ये उसकी इक्वेशन है, टेम्परेचर मिसिंग है। फिर आपने देखा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या है जी? वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। क्या मिसिंग है जी? प्रेशर मिसिंग है, मोल्स मिसिंग है। और तीसरा आपने जो है वो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। इसकी अगर आप इक्वेशन बनाओ तो ये बनती है जी वी इज इक्वल टू के एन। इसमें भी टेम्परेचर भी मिसिंग है, प्रेशर भी। यानी आपके पास जो 3 लॉस है, 3 इक्वेशंस आ रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। किसी में प्रेशर मिसिंग है, किसी में टेम्परेचर मिसिंग है, किसी में मोल्स मिसिंग है। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होगी? इन तीनों लॉ को मिला के हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जिसमें प्रेशर भी होगा, वॉल्यूम भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, मोल भी होगा। चारों जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं गैस की, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, चारों शामिल हैं। तो उस इक्वेशन को आप कहते हो एक जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक है। तब आप एक जर्नल गैस इक्वेशन बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपके पास अब तक जितनी भी इक्वेशंस आई हैं सब में कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी मिसिंग है। लिहाजा अब हम एक इक्वेशन बना रहे हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें फिजिक्स इसकी गैस की जो 3-4 मेन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो सारी इन्वॉल्व हो जाए। अब जनरल गैस इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं जी? एन नंबर ऑफ मोल्स, एन से मुराद नंबर ऑफ मोल्स, यानी एक ऑब्जेक्ट का कितना सब्सटेंस होता है। अब हमने जनरल गैस इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं जी। तो जनरल गैस इक्वेशन के लिए आप क्या करोगे जी? तीनों लॉज जरा जहन में दोहराओ। पहला लॉ क्या था? बोयल्स लॉ। और बोयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? प्रेशर के। ये उसकी स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ये था बोयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं दूसरा लॉ, कौन सा था? चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ के मुताबिक गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। प्रेशर कांस्टेंट है। और तीसरा लॉ हमारे पास आया एवोगाड्रोस लॉ। और एवोगाड्रोस लॉ के मुताबिक वॉल्यूम जो होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये तीनों लॉस की मैंने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब जरा आप तीनों लॉस को कंबाइन कर लो। कंबाइन कर लो। देखो जी, तीनों लॉ को कंबाइन करो तो ये हो गया वॉल्यूम इज एल्फा 1/p बोयल्स लॉ का, टी चार्ल्स लॉ का, और एन एवोगाड्रो लॉ का। तीनों इक्वेशंस को, ये तीनों आपने स्टेटमेंट्स को या तीनों लॉस को कंबाइन कर लिया। तो ये हो गया जी V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अब आप जानते हैं जी कि अगर हम इज इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके इज इक्वल टू लाते हैं तो हम कांस्टेंट लिखते हैं। चूँकि यहाँ पर हमारे पास एक जर्नल सी इक्वेशन बना रहे हैं तो फिर हम एक जर्नल कांस्टेंट लाएंगे। वो के नहीं लाएंगे जो हर गैस के लिए अलग अलग होगा। के तो जो है ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग होगा। हम चूँकि एक जर्नल इक्वेशन बना रहे हैं तो हम एक जर्नल कांस्टेंट लाएंगे जो तमाम गैसेस के लिए सेम हो। उसको हम कहते हैं आर। तो ये हम आर ला रहे हैं कांस्टेंट। तो हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म कर दिया, इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट। बाकी सारी वैल्यूज आप लिख दीजिए 1/p Tn। जरा इसको सिंपल करें। v इज इक्वल टू आर टी, वन तो बेकार होता है, आर टी एन अपॉन पी। और फिर इसको हम p डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाए तो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हो गई आपके पास जनरल गैस इक्वेशन। देख लें सारी क्वांटिटीज आ गई।
इस इक्वेशन में प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, टेम्परेचर भी है। ये जो आर आपने कांस्टेंट के तौर पे लिया है, इसको आप कहते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तमाम गैसेस के लिए इसकी फिक्स वैल्यू है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, इसकी एक फिक्स वैल्यू है। कितनी है जी? 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन, ये जी इसकी फिक्स वैल्यू। ठीक है, तो दैट इज दी आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। तो ये आपके पास है। इस इक्वेशन को आप कहते हो जनरल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो तमाम गैसेस पर अप्लाई हो सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो। इसमें कांस्टेंट भी एक जनरल सा कांस्टेंट है तमाम गैसेस के लिए। और इसमें आपके पास एक गैस की जितनी भी मेन फिजिकल क्वांटिटीज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी आ रही है। तो ये था जी गैस लॉज, और उनको मिलाकर आपने एक इक्वेशन बनाई जिसको आप कहते हो जनरल गैस इक्वेशन। ठीक, इस पे कोई सवाल है तो ज़रा माइक खोल के पूछिएगा।